हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे एविडेंस रूल के बारे में। टाइप्स ऑफ विटनेसेस की। टाइप्स ऑफ विटनेसेस हमारे मल्टीपल टाइप्स के हैं। बेसिकली जो हमारी टाइप से डील होती हैं ये हम डील करेंगे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशंस में। डेफिनेशंस के लिए अगर आप कहेंगे, आप कमेंट कर रहे हैं कि अगर आपको डेफिनेशंस के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो क्योंकि वो डेफिनेशन जो है आपको पढ़ के भी समझ आएंगी, लेकिन उसके डेफिनेशंस के अंदर हमारा एक पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ विटनेसेस का, वो बहुत समझना हमें ज़रूरी है एविडेंस एक्ट में। सबसे पहले कि जो हमारे विटनेसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके ऊपर हमारे पास अथॉरिटी क्या क्या है। तो उसको समझने से पहले कुछ उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक बात आती है कि हम जो विटनेसेस की टेस्टिमनी है उसको हम अप्रिशिएट कैसे करें, कि मतलब उसकी वैल्यूएशन कैसे करें। तो उसके लिए जो हमारा एविडेंस एक्ट की बात बोलते हैं वो बोलते हैं हाउ द एविडेंसेस ऑफ सर्टेन पर्सन इज टू बी रिसीव्ड, कि जो एविडेंसेस हैं सर्टेन पर्सन्स के वो हमें कैसे रिसीव करने हैं और उनके ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एविडेंस पे। तो उसके लिए उनकी रिलायबिलिटी के लिए, उसकी टेस्टिमनी के लिए, उसको एक प्रॉपर एविडेंस बनाने के लिए, उसके ऊपर आज हमारी एक प्रॉपर ये वीडियो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको एंड तक सुनिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो ये है इसकी हिस्ट्री के अंदर, इसकी एक ब्रीफ, इसको हिस्ट्री ना कहकर हम इसको इंट्रोडक्शन बोलेंगे। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले ये बताता है कि जो विटनेसेस हैं उसकी कॉम्पिटेंसी उसकी रिलायबिलिटी से अलग है। इस बात से क्या मतलब, कि इस बात से मतलब है कि जो विटनेसेस है वो कॉम्पिटेंट है, वो बात एक अलग रखेंगे, और जो रिलायबिलिटी है उसकी जो एविडेंसेस के ऊपर उसको हम अलग से रीड करेंगे। इसके ऊपर रीजन क्या है इसका ये रीजन है कि जो कॉम्पिटेंसी है वो डिसाइड होती है हमारी लॉ से, और जो रिलायबिलिटी है वो डिसाइड करती है हमारी कोर्ट। तो इसीलिए हम इसको एक अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ के चलेंगे। तो ये थी हमारा एक इसका इंट्रोडक्शन की जो आपको ये एविडेंस एक्ट में समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, कॉम्पिटेंसी और रिलायबिलिटी के लिए। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट जो है ये समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ विटनेसेस का। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंटरेस्टेड विटनेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड विटनेस, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमारे पास इंटरेस्टेड ही विटनेसेस होते हैं। इंटरेस्टेड विटनेसेस कौन होते हैं? जिसका उस केस के अंदर इंटरेस्ट होता है, जिसको उस केस के अंदर बेनिफिट होता है, जो कि उस केस से रिलेटेड होता है। तो उसके ऊपर हमारा एक जनरल प्रिजम्पशन है कि जो हमारे इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं, एक लेमैन लैंग्वेज में हम ये समझकर चलते हैं कि जो इंटरेस्टेड विटनेस है वो हमेशा गलत बोलते हैं या उन पर प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते। उसी के ऊपर ये मैं आपको जो है ये पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। में हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी बात बोलता है सुप्रीम कोर्ट। वो ये कहते हैं कि जो प्रोपोजिशन है इसकी, कि वो ये नहीं बोलती है कि इंटरेस्टेड विटनेस है कि वो हमेशा झूठ बोलेंगे। ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि जो इंटरेस्टेड विटनेस है वो झूठ बोलेंगे। और वो एक बात और बोलती है कि रिलेटिव्स आर बाउंड टू टेल लाई, देयर इज नो सच प्रिजम्पशन लाइक दैट, कि जो रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे इंटरेस्टेड विटनेस होंगे वो हमेशा ही झूठ बोलेंगे। ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की प्रिजम्पशंस नहीं है। तो इसके ऊपर एक अथॉरिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है राम संजीवन सिंह वसी स्टेट ऑफ बिहार की 1996 की सुप्रीम कोर्ट की है, कि ये बोलता है मेयरली बिकॉज द विटनेस इज इंटरेस्टेड सो देयर इज नो ग्राउंड फॉर डिस्कॉर्डिंग हिज टेस्टिमनी। ये अथॉरिटी हमें क्या बोलती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1996 की। देखिए सुप्रीम कोर्ट की मैं कहां से आपके लिए अथॉरिटी लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। मेरा और कोई भी मोटिव नहीं है, बस आप सीख लें। तो ये जो अथॉरिटी है ये हमें क्लियर करती है कि जो रिलेटिव्स हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी कोई भी हमारी एक टेस्टिमनी नहीं है, कोई भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। तो फिर एक इंटरेस्टेड विटनेस में एक और बात निकल कर आती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जो विटनेस है अगर वो उसका फ्रेंड है तो क्या हम उसे रिजेक्ट कर देंगे क्या? मान लीजिए कि ए और बी एक फ्रेंड है, बी के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, और ए उसके लिए उसका इंटरेस्टेड विटनेस है। इंटरेस्टेड विटनेस का मतलब उसका एक फ्रेंड है, वो उसके साथ ही था। तो क्या हम उसको रिजेक्ट कर देंगे ये बोल के कि ये तो इसका फ्रेंड है, ये तो इसकी साइड ही लेगा? नहीं।
इसके ऊपर हमारी एक और अथॉरिटी है कैलाश वर्सेस यूपी की। तो ये बोलती है मेयरली बिकॉज द विटनेस वॉज रिलेटेड टू द डिसीज्ड कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन हिज एविडेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, एक और बात हमारी इसमें से इंटरेस्टेड विटनेस में से निकल कर आती है। वो क्या? वो ये है कि एक इंटरेस्टेड विटनेस जो है उसको हम कंप्लीटली रिलाय, एक एग्जांपल है कि एक घर के अंदर मर्डर हुआ, रात को कोई भी चोरी हुई या मर्डर हुआ, उसकी फैमिली ही थी, उसके रिलेटिव्स ही वहां थे, तो वो तो इंटरेस्टेड विटनेस है उसके, और वही विटनेसेस होंगे। तो उसके अंदर हम ये चाहेंगे कि जो बाहर से लोग हैं, जो उसके आस पड़ोस के हैं, वो आकर देखें कि मर्डर कैसे हुआ, तो ये तो जरूरी नहीं है ना। तो उसी बात को लेकर के कि हमारा एक और केस लो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हकीम सिंह का केस है 1980 का, सुप्रीम कोर्ट का। वो केस क्या है? वो ये बोलता है, इसी केस लो के बारे में है, मर्डर की है। मैं आपको अगर डिक्टेट करूं थोड़ा सा पढ़ के कि व्हेन मर्डर टेक प्लेस इनसाइड द हाउस एट द मिडनाइट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट विटनेस फ्रॉम आउटसाइड टू कम एंड सी द मर्डर? द ओनली विटनेस अवेलेबल इज द पर्सन इन द हाउस। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि सो मेयरली इंटरेस्टेड विटनेस इज नॉट द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन हिज टेस्टिमनी, कि अगर मेयरली एक वो उसका इंटरेस्टेड विटनेस है, यही एक सोल ग्राउंड नहीं हो सकता उसको एक रिजेक्ट करने के लिए। फिर हमारी यहां से एक बात निकल कर आती है कि झूठ तो वो बोलते हैं। एक बात तो ये हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्टेड विटनेस है, वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर क्या हम उसके ऊपर लाई कर सकते हैं? उसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है कि ज़्यादातर यही होता है कि भाई जो रिलेटिव है वो झूठ ही बोलेंगे, वो तो उसके अपने पर्सन की साइड ही लेंगे। तो उसके लिए हमारा एक केस है प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1981 का केस है, बहुत ही पुराना केस, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें ये हुआ था कि वेन एवर देर इज ए इंटरेस्टेड विटनेस, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रूल ऑफ क्वेश्चन क्रीप इन होता है। वेन एवर देर इज ए इंटरेस्टेड विटनेस द रूल ऑफ क्वेश्चन क्रेपिंस। इसका मतलब क्या हुआ क्रेपिन से? कि जो रूल ऑफ क्वेश्चन है वो अराइज इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जो कोर्ट है उसके पास आयोटा ऑफ डाउट है एक, अगर उसको लगता है कि ये कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेसेस, तो वो उसको कोरोबरेशन एविडेंसेस उसके लिए मांग सकती है, उसके लिए कोरोबरेट एविडेंस उसके लिए लिया जा सकता है। तो आई होप कि जो आपको ये इंटरेस्टेड विटनेस है ये आपको दोनों एक्सपेक्ट में समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड विटनेसेस की, वो आती है इंडिपेंडेंट विटनेसेस। इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो हैं सबसे ज्यादा रिलायबल इन्हीं पर ही हुआ जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो हैं उनका किसी भी पार्टी के साथ किसी भी फॉर्म से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ना ही उनका एक्यूज से होता है, ना ही उनका डिफेंडेंट से होता है, या आप इसको ये कह लीजिए एप्लीकेंट एंड डिफेंडेंट। एक्यूज में आपको गलत बोल गया, एक्यूज और डिफेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, इनको एक बेस्ट विटनेसेस को बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेस्ट विटनेसेस। तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस को डिफाइन जो किया गया है वो किया है हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के केस में, जो कि केस है आर.के. सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बोलता है एन इंडिपेंडेंट विटनेस इज अ पर्सन हु हैज नो पार्टीजन एटीट्यूड, ही हैज नो एक्स टू ग्राइंड, मीन्स ही इज नॉट टेंटेड। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हमें दी गई है, मैंने डिक्टेट की है आपको, रिपीट करके इसको नोट कर लीजिएगा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो हैं वो एक पर्सन ऐसा है कि उसका कोई भी पार्टीजन के तरफ एटीट्यूड नहीं है, किसी भी पार्टी के तरफ, और उसका कोई भी एक्स नहीं है, कोई भी एक्स नहीं है मतलब कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं है, और उसको किसी भी फॉर्म में टिंटेड नहीं किया गया। टिंटेड का मतलब किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं उसके ऊपर इतना रिलाई किया जाता है। तो फिर इसके अंदर हमारी एक इंडिपेंडेंट विटनेस के अंदर बात निकल कर आती है कि अगर जो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है वो कोऑपरेट भी हो गया, कोरोबरेट हो चुका है, और उसकी जो स्टेटमेंट है वो सेम रहती है, वो टस से मस नहीं होता। टस से मस का मतलब जो उसने स्टेटमेंट पहले दी थी वो कोरोबरेट होने पर भी उसकी वो एक एक वर्ड उसका सेम रहता है, तो उसके ऊपर हमारी एक जजमेंट आ सकती है जो हमारी इंडिपेंडेंट विटनेस की स्टेटमेंट होगी। तो उसके लिए हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक केस है, वो है मानसिंह वर्सेस हरियाणा का 1993 का है, ये हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें यही हेल्ड हुआ था।
फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें से कि जो हमारा इंडिपेंडेंट विटनेस है उसको हम कभी भी अगर तोड़ते हैं, अगर उसको हम गलत ठहराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए क्रॉस के लिए। अगर हमारे पास कोई लाइट एविडेंसेस हैं, कोई भी हल्के फुल्के एविडेंस है, तो उस पर नहीं हो सकता। उसके लिए हमारा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिराम का, सुप्रीम कोर्ट का 1983 का केस है। ये केस बेसिकली मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको केस तो बेसिकली आपको सारे याद नहीं रहेंगे, तो इनको समझाने का मतलब ये है कि आपको ये याद हो जाए कि ऐसा अथॉरिटियां हैं हमारे पास कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके ऊपर गाइडलाइन रखी हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी विटनेसेस की बात आती है तो आपको माइंड में रहेगा कि हमने वो यूट्यूब पे लेक्चर सुना था रूल ऑफ लॉ का, उसके अंदर क्लियर बताया गया था कि जो विटनेसेस हैं वो किस किस टाइप से हमारे होने चाहिए और उनके ऊपर उनकी रेलिवेंसी क्या है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिराम में यही हेल्ड हुआ था कि स्ट्रॉन्ग रीजंस हमें रिक्वायर्ड होंगे रिजेक्ट करने के लिए एविडेंसेस के जो इंडिपेंडेंट पर्सन के होंगे, इंडिपेंडेंट विटनेसेस के। तो इसके अंदर हमारे पास एक और अथॉरिटी है अब्दुल रजाक वर्सेस नान्हे की, 1984 की है। ये भी ये 84 की है, वो 83 की थी, ये 84 की सुप्रीम कोर्ट की है। ये बोलती है रिजेक्टिंग टेस्टिमनी ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस ऑन अ वेरी माइनर ग्राउंड इज एन अनजस्टिफाइड। इसमें यही हेल्ड हुआ था कि अगर आप माइनर ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो एक अनजस्टिफाइड रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है, एक और विटनेसेस आते हैं, वो आते हैं एनिमिकल विटनेसेस। एनिमिकल विटनेसेस कौन होते हैं? वो होते हैं दुश्मन। दुश्मन का जब भी हमारा कोई विटनेस आता है तो उसके अंदर ये बोला जाता है कि सबसे पहली बात जो विटनेसेस हैं वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन है कि एविडेंसेस कौन कौन से हम उसको लेकर चलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसके लिए हमारी एक जो सेक्शन 118 है वो हमारा क्लियर करता है कि एविडेंसेस हमारे पास जो भी एविडेंसेस होगा हमारा वो कोई भी इंसान हो सकता है। सेक्शन 118 हमारा ये क्लियर करता है। तो उसी के अंदर ये हमारा लिखा नहीं गया है कि जो एनिमी विटनेस है वो नहीं हो सकता। तो एनिमी विटनेस जब भी आएगा तो उसके लिए हमें ये नोट करना पड़ेगा कि वो कलर्ड ना हो। कलर्ड का मतलब कि वो चेंज ना हो किसी भी फॉर्म से। तो उसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक और इसमें भी केस है रामा सिंह राय वर्सेस जगदीश सिंह का, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था, अ टेस्टिमनी ऑफ एनिमी विटनेस मस्ट बी कंसिडर्ड विद कॉशन। बहुत ही ध्यान से हमारा जो है इसको जो विटनेसेस है एविडेंसेस है ये लेने चाहिए। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है नेचुरल विटनेसेस का। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक ये नेचुरल विटनेस है। नेचुरल विटनेसेस कौन होते हैं? नेचुरल विटनेसेस से मतलब है कि वो विटनेस जो एट द स्पॉट नेचुरली होना चाहिए था। होना चाहिए था मतलब कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं और आपके ऑफिस में किसी ए बी की कोई एक्ट होता है तो आप सी हैं, मान लीजिए सी पर्सन है आप, तो आपका वहां पर होना एक नेचुरल है कि आप ड्यूटी पर होंगे, आपके आगे ही एक्ट हुआ है तो आप उसमें बनेंगे एक नेचुरल विटनेस। जिसके लिए हमारा एक केस है कृष्णा राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, 1993 का है सुप्रीम कोर्ट का। ये डिफाइन किया गया था इसमें। तो ये क्या बोलता है, नेचुरल आर दोज विटनेसेस इन हुज प्रेजेंस इज नेचुरल, हुज प्रेजेंस इज नेचुरल। तो हु इज नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस would have been present at the scene of the occurrence or have good reason to be present at the time of the occurrence। आई होप कि जो ये मैंने बात बताई है मैंने आपको जो पहले हिंदी में एक्सप्लेन किया था उसी को मैंने आपको इंग्लिश में डिक्टेट कर दिया। तो यहां से हमारे नेचुरल अकरेंस से दो पॉइंट निकल कर आते हैं। नेचुरल जो अकरेंस मैंने आपको बोला कि एक होता है प्लेस ऑफ अकरेंस और दूसरा होता है टाइम ऑफ अकरेंस। ये दो पॉइंट भी हमारे इसमें नेचुरल अकरेंस से निकल कर आते हैं। And there is one more witnesses related to the natural, that is a chance witness। chance witness भी हमारा natural witness से related है। chance witness is a witness who could not normally be where and have been where he professes to have been। कि chance की बात है कि मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने ये देख लिया। तो ये बहुत ही एक important point हमारा निकल कर आता है chance witness, जो कि हमारा
केस भी होते हैं जिसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारा सारा केस चल जाता है, सारे एविडेंसेस ही चांस विटनेस पर चलते हैं कई बारी कि चांस विटनेस ऐसे कैसे तुम पहुंच गए, तुम वहां क्या करने गए, तुम वहां क्या कर रहे थे। तो ये बातें हमारी निकल कर आती हैं। तो इसका एक केस है मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम का 1984 का गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस है। तो ये बोलता है अ चांस विटनेस मीन्स दैट ही हैज नो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रेजेंस of the place of occurrence and also of seeing the occurrence. His presence is by coincidence. ये जो हमारा केस है इसमें हमारा ये बताया गया कि अगर वो चांस विटनेस जो है वो अगर प्रॉपर रीजन नहीं दे पाता कि वो क्यों था वहां पर, क्या कर रहा था, कि बाय इत्तेफाक से मैं पहुंच गया वहां पर। अगर आपने जॉली एल भी देखी हो तो उसमें बोलता है कि इत्तेफाक की बात है, मैं वहां पर पहुंच गया, तो वो वहां पर कंसिडर नहीं होगा। इत्तेफाक भाई आप बताओगे तो सही कि कैसे पहुंच गए, आप वहां करने क्या गए थे, कहां जा रहे थे और वहीं क्यों रुके, क्या रीजन था वहां रुकने का। बहुत पॉइंट्स इसमें होते हैं। फिर इसके बाद हमारा इसमें एक पॉइंट है कि क्या जो पुलिस है, एक केस हुआ था उसमें यह बताया गया कि जो पुलिस है वो अगर पेट्रोलिंग कर रही है तो वो अगर एक स्पॉट पर पहुंचती है और वहीं वो एक्ट देखती है तो क्या वो भी चांस ऑफ विटनेसेस है? नहीं, वो चांस ऑफ विटनेस नहीं होगा, वो होगा नेचुरल विटनेस, जिसके लिए हमारा केस था सुरेंद्र सिंह वर्सेस यूपी का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा इसको जरूर नोट कीजिएगा। 2003 सुप्रीम कोर्ट का है ये केस। यही था कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं अगर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर उनके आगे कोई एक्ट होता है तो वो चांस विटनेस नहीं होंगे, वो एक नेचुरल विटनेस होंगे। क्योंकि वो नेचुरल सी एक बात है कि पुलिस के अगर पेट्रोलिंग कर रही है उस एरिया में तो उनके आगे कोई भी एक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा 5th पॉइंट, कॉमनली यूज होने वाली टर्म, हर जगह यूज होती है, हर कोई जानता है, हॉस्टाइल विटनेस को। हॉस्टाइल विटनेस हमारा कौन होता है? हॉस्टाइल विटनेस वो होता है जो पार्टी उसे बुलाती है विटनेस को, वो विटनेस उसी पार्टी के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे देता है, तो वो हो जाता है हॉस्टाइल विटनेस। तो इसके अंदर एक बात निकल कर आती है कि जो हॉस्टाइल विटनेस है, क्या जो उसकी स्टेटमेंट है, कैन इट बी रिजेक्टेड इन टोटो? रिजेक्टेड इन टोटो का मतलब कंप्लीटली, क्या उसको रिजेक्ट कर देंगे? उसके लिए हमारा एक केस है भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इस केस में क्या हुआ था कि ये बोलते हैं कि अगर हॉस्टाइल विटनेस जो है अगर वो सफिशिएंटली कोरोबरेट होता है, सफिशिएंटली कोरोबरेट हो जाता है, एंड इफ सफिशिएंटली कोरोबरेटेड हिज एविडेंस मे बी यूज्ड एज बोथ द पार्टीज, कि जब भी वो हॉस्टाइल होगा दोनों पार्टीज उसको यूज करेंगे। चलिए इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि दोनों पार्टीज, एक पार्टी ने बुलाया और वो विटनेस हॉस्टाइल हो गया, तो जब वो विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है और वो कोरोबरेट हो जाता है तभी वो हॉस्टाइल रहता है। कहने का मतलब कि वो हॉस्टाइल हो गया, वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया और वो उसकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो जो स्टेटमेंट है उसने जो दी है वो दोनों पार्टी यूज कर सकती हैं किसी भी टाइम पे। उसी के लिए ये हमारी अथॉरिटी है भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट विटनेस निकल कर आता है 6th विटनेस, जो कि है आई विटनेस। आई विटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस होते हैं हमारे आई विटनेसेस। एक हमारे होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था नॉन इंटरेस्टेड वाले, एक हो गए आई विटनेसेस, और एक और आगे मैं आपको बात बताऊं जो ये आई विटनेसेस की अभी बात है। आई विटनेसेस के लिए ये बोला जाता है कि अगर आई विटनेस कोई है, उसने कोई एक्ट देख लिया, वो सबसे ज्यादा रिलाई करेगा बाकायदा बाकी एविडेंसेस से। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के आगे हुआ है। तो चलिए इसको मैं आपको बहुत ही एक डीपली एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये बोलते हैं कि अगर कोई आई विटनेस है और वो कोरोबरेट हो गया और फिर भी उसकी स्टेटमेंट वही सेम रहती है, तो वो एक सिंगल विटनेस, उसकी एक सोल स्टेटमेंट एक पनिशमेंट देने के लिए कंसिडर की जाएगी, वो एक सोल बन सकती है। और इसके अंदर फिर एक पॉइंट निकल कर आता है कि वो ये है, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि वो वहां पर आई विटनेस प्रेजेंट कैसे था, कैसे प्रेजेंट हुआ, वो वहां पर कैसे पहुंचा, उसके आगे कैसे एक्ट हुआ। तो उसके लिए हमारा एक केस है पी पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2004 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि एक फायर हुआ
और पर्सन जो था उसकी नॉइज सुनकर बाहर आया और उसने एक्ट देखा, तो इस केस में ये हेल्ड हुआ कि वो एक आई विटनेस नहीं होगा। आई विटनेस वही होता है जिसके आगे कंप्लीटली एक एक्ट किया गया हो, ना कि अगर मान लीजिए किसी ने, आपके घर में है, आपकी घर के सामने रोड पर किसी ने फायर किया, किसी के ऊपर फायर किया और आप उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं, आप देखते हैं कि उस बंदे ने फायर किया क्योंकि उस पर्सन ने जो फायर किया है उसके हाथ में गन है, तो आप उसके आई विटनेस नहीं बन सकते उसके लिए, क्योंकि आपने उसे फायर करते हुए उस पर्सन पर देखा नहीं है। तो उसीलिए हमारा जो ये केस है ये इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको एक बात बताई शुरू में इसके लिए, आई विटनेस के लिए, कि क्या वो सोल कन्विक्शन के लिए मानी जाएगी, क्या उसकी जो स्टेटमेंट है, उसके लिए हमारे पास अथॉरिटी है अनिल फुक्कम वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का 1993 का है। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि जो सोल आई विटनेस होगा उसके स्टेटमेंट पर भी कन्विक्शन हो सकती है, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारी एक बात निकल कर आती है कि क्या एक आई विटनेस का, मान लीजिए कोई एफआईआर हुई, उसके अंदर आई विटनेस का नाम नहीं था, तो फिर भी उसे क्या हम बुला सकते हैं? क्या उसका आगे हो सकता है क्या कुछ? बिल्कुल हो सकता है, जिसके लिए कि हमारा एक और सुप्रीम कोर्ट का केस है। मैं आपको बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के केस बता रहा हूँ, थोड़ा टेंशन मत होइएगा, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए है। आप पॉइंट समझ लीजिए, अगर कोई नोट करना चाहता है, आप कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट नोट करना है तो आप नोट भी कर लीजिएगा। तो ये है एन मुखालिंगम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इसमें यह हुआ था, इफ देयर इज एन आई विटनेस एंड हिज नेम इज नॉट मेंशन्ड इन द एफआईआर देन इट इज नॉट द रेलिवेंट टू नॉट टू टेस्टिफाई हिम, कि ये जो इसका अगर नाम नहीं है तो इसी ग्राउंड पे आप इसको टेस्टिफाई करने से मना नहीं कर सकते, आपको वो करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद एक और पॉइंट हमारा निकल कर आता है कि मान लीजिए कोई भी आई विटनेस है एक, और वो इंजर्ड हो गया, तो वो जो आई विटनेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी बन जाती है उस केस में लेकर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि मान लीजिए आप एक आई विटनेस हैं किसी भी इंसिडेंट के, और उसमें आपको भी चोट लग जाती है उस आई विटनेसेस में, उस एक्सीडेंट में, उस ओकेजन में, तो आप जो है बहुत ही सोल एक विटनेस बन जाएंगे, जिसके लिए हमारे केस है आर दयाल वर्सेस यूपी का 1978 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कि यही हेल्ड हुआ था कि अगर एक पर्सन को इंजरी होती है और वो उसका विटनेस है और उसको कोरोबरेट हुआ, प्रेजेंट हुआ, और वो उसका स्पॉट पे था, टाइम पे था अकरेंस में, तो वो एक सोल विटनेस बन जाता है, बहुत ही, जिसके ऊपर आप रिलाई करते हैं, कोर्ट उसके ऊपर रिलाई करेगा, जिसके लिए कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। तो ये थी हमारी इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात। फिर हमारा एक इसके बाद पॉइंट निकल कर आता है, जो अगला हमारा विटनेस है 7th, वो है डिफेंस विटनेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो डिफेंस विटनेस है ये हमारा बोलता है, एक जनरली कोर्ट का एक एटीट्यूड होता है, एक जनरली कोर्ट का एटीट्यूड होता है कि जो डिफेंस विटनेस है वो झूठ बोलेगा, लेकिन ये कहीं भी लिखा नहीं गया। तो जो डिफेंस विटनेस होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जैसा कि प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस है दूधनाथ वर्सेस यूपी का 1981 का। आई नो कि बहुत अजीब से नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, कि नो डाउट दे मे टेल लाई बट सो डू प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑल्सो। क्या बोलता है ये, कि जो हमारा डिफेंस का विटनेस है, मान लिया कि वो झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तो क्या प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या झूठ नहीं बोलते? वो भी झूठ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस विटनेस को टोटली रिजेक्ट कर देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो एक जनरली कोर्ट का भी एटीट्यूड होता है कि डिफेंस विटनेस है, हाँ जी बोलो, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं ये तो डिफेंस का है, ये तो झूठ ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है ये इस बात को क्लियर कर। और इसके अंदर एक और जो बात है डिफेंस विटनेस की, वो ये है कि अगर कोर्ट उसको रिजेक्ट करती है तो उसको प्रॉपर एक रीजन देना पड़ेगा। कोर्ट मस्ट हैव गिवन अ कंजेंट रीजन फॉर द डिस्कार्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ द डिफेंस विटनेस। तो उसके लिए हमारा जो केस है वो है गुरमेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1984 का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, 1984 का केस है ये। इसमें भी हमारा यही हेल्ड हुआ था कि डिफेंस विटनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको रिजेक्ट करते हैं तो एक आपको कंजेंट रीजन एक नोट करना पड़ेगा। फिर हमारा जो एक लास्ट विटनेस आता है वो आता है ट्रैप विटनेस का। ट्रैप विटनेस कौन होते हैं? बेसिकली आपको मैं समझाऊं, ट्रैप विटनेसेस जैसे सीबीआई होती है,
कहीं भी मान लीजिए वो छापा वगैरह मारते हैं, कोई रेड मारते हैं, तो जब भी वो कोई कुछ करते हैं तो मान लीजिए जैसे कि करप्शन एक्ट में होता है कि जो नोट पकड़ते हैं वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक पाउडर लगाते हैं कि आप ये नोट उनको देना। फिर वो जब वो नोट उनको दे देता है वो छापा मारते हैं। क्यों, क्या होता है कि वो जो पाउडर होता है वो उनके हाथों पर लग जाता है। फिर वो एक सल्फेट, पता नहीं कुछ ऐसा केमिकल होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, फिर उसके अंदर उसका हाथ वो डिप करते हैं तो वो जो कलर है वो अपने चेंज करता है, वो पिंक कलर का हो जाता है। तो वो जो पिंक कलर का हो जाता है तो उसके ऊपर वो केस चलता है। तो लेकिन उसके ऊपर भी हमारा जो है एक जो विटनेसेस आते हैं, जब भी वो केस चलता है तो उसमें भी सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके ऊपर भी कोरोबरेशन होता है, उसके ऊपर भी हमारा कोरोबरेशन होना चाहिए। तो उसके लिए ही हमारा ये ट्रैप विटनेसेस की बात आती है कि जो भी उस टाइम के विटनेसेस हैं उनको भी कोरोबरेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि द लॉ ऑलवेज प्रिज्यूम्ड द एक्यूज्ड एज अ इनोसेंट, क्योंकि हमारा ये बेस लॉ है। तो इसीलिए हमारा जो ये है ट्रैप विटनेसेस का समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्रैप विटनेसेस का मतलब अगर सीबीआई ने कुछ अगर पकड़ लिया किसी को तो उसके ऊपर आप कोरोबरेट नहीं करेंगे। तो यही हमेशा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, क्योंकि हमारा इसमें एक जनरली ये टर्म समझी जाती है कि जो हमारा ट्रैप विटनेसेस हैं वो इक्वलेंट होते हैं इंटरेस्टेड विटनेसेस से, क्योंकि वो तो उसी के फेवर में ही बोलेंगे। तो इसीलिए ही इसी को कोरोबरेट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा एक अलग से एक और लास्ट पॉइंट निकल कर आता है विटनेसेस से हट के, जो कि हमारा बोलता है ओपिनियन एविडेंस की। ओपिनियन एविडेंस, ये मैं आपको इसमें क्यों समझा रहा हूं, सुनिएगा इस पॉइंट को। ये बोलता है कि जो ओपिनियन एविडेंसेस है जनरली एविडेंस एक्ट में ये कंसिडर नहीं किए जाते। क्यों, ओपिनियन लॉ में हमारा कहाँ मैटर करता है कि सर ये मेरा ओपिनियन है कि इसने मर्डर किया होगा क्योंकि ऐसा दिखता है, नहीं, ये ओपिनियन नहीं चलता। लेकिन ओपिनियन कहाँ चलता है, वो चलता है सेक्शन 45 से लेकर 51 तक का। वो क्या बात करता है हमारी, वो बोलता है एक्सपर्ट्स की, क्योंकि जो ओनली एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं की बात को हम एक एविडेंस की तरह लेकर चलेंगे। कि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि ओपिनियन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। मेरा कुछ और ओपिनियन होगा, आपका एक और ओपिनियन होगा किसी पर्सन को लेकर, तो उसके ऊपर हम एक एविडेंस को हम उसको नहीं ले सकते। उसको क्लिंचिंग एविडेंसेस बोलते हैं बेसिकली। वो क्लिंचिंग एविडेंस नहीं बनता। क्लिंचिंग एविडेंस का मतलब कि एक प्रॉपर एविडेंस नहीं बनता, वो इधर उधर आगे पीछे होता रहता है। बेसिकली यही था हमारा आज का ये कंप्लीट विटनेसेस के बारे में। आई होप कि जो मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है, आई नो कि बहुत लंबी है वीडियो, बट आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि कुछ नॉलेजेबल सीखा है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।